नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। केजरीवाल के मंत्री का इस्तीफा, पार्टी भी छोड़ी, कहा हाईकोर्ट के फैसले से लग रहा हमारी तरफ से कुछ तो गड़बड़ है। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री, जल्द सुनवाई की गुहार है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम, जो यहाँ आबकारी घोटाला की बात हो रही है ना, शराब नीति घोटाले की बात हो रही है, उसमें आया हुआ है और ईडी ने इन्हें गिरफ्तार किया था। उसके बाद आप देखते हैं कि इनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारी तरफ से भी ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और एक बात आप लोगों को और बता दूं, जिन मंत्री साहब ने इस्तीफा दिया है इन पर भी कुछ समय पहले ईडी की रेड पड़ी थी, ईडी ने पूछताछ की थी। और 2 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल के पक्ष में इन्होंने एक ट्वीट किया था। तो 2 घंटे बाद आप देखते हैं कि इनकी अंतरात्मा जागी और ये बीजेपी में अभी शामिल नहीं हुए या कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी की स्थापना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और अन्ना आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप देखते हैं कि लड़ाई से निकली हुई पार्टी है। और दिल्ली में आप देखते हैं कि इनकी सरकार है और पंजाब में भी इनकी सरकार है। दिल्ली में आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। लेकिन ये पक्का है, अगर आप देखते हैं कि इस तरह की पार्टी जो भ्रष्टाचार से को खत्म करने के लिए आई हुई है, अगर उसका नाम भ्रष्टाचार में जुड़ता है और अगर ये सही साबित होता है तो देश के लिए दुर्भाग्य कहिए, राजनीति के लिए दुर्भाग्य कहिए आप लोग। डीएमआरसी अनिल अंबानी की कंपनी की देनदारी से मुक्त, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए की देनदारी से मुक्त कर दिया है। पूर्व में फैसला डीएमआरसी के खिलाफ था और इसके तहत उसे दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस का ठेका लेने वाले अनिल अंबानी समूह की कंपनी को तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता। सेंसेक्स पहली बार आप देखिए 75,000 के पार पहुंचा है। बीएसई की बात हो रही, बीएसई मानक सूचकांक की बात हो रही है। देखिए अगर हम लोग बीएसई की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा और इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 जुलाई 1875 में। सबसे पुराना है। जब कोई गरीब प्रधानमंत्री बने तो विपक्ष को खतरे में लगता है लोकतंत्र। अब आप देखते हैं मोदी जी कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बाबा रामदेव और बालकृष्ण की माफी स्वीकार करने से इनकार, भ्रामक विज्ञापन मामला जो हो रहा है ना, उसी पर बात हो रही है। और आपने देखा होगा बाबा रामदेव कुछ समय पहले अपने आप को ऐसा समझने लगे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए, सरकार से बड़े हो गए, डॉक्टरों से बड़े हो गए और उन्हें किसी का डर नहीं था। आपने देखा होगा कोरोना महामारी में पूरी दुनिया प्रभावित थी और कोई दवा नहीं बना पा रहा था, टीका नहीं बना पा रहा था, लेकिन बाबा रामदेव ने मीडिया में आकर आप देखते हैं कहा था हमने कोरोना की दवा बना ली। और आप देखते हैं कि उनके साथ सरकार भी खड़ी थी, उनके सरकार के मंत्री भी उनके साथ खड़े हुए थे। तो इस तरह के आप देखते हैं हर बीमारी की दवा बनाने की बात करते हैं बाबा रामदेव। इसीलिए आप देखते हैं कि झूठे विज्ञापनों के मामले में इन पर कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत स्थापना की बात कही गई सुप्रीम कोर्ट की और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। संदेश खाली कांड की सीबीआई का जांच का आदेश, ये आप देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ एक स्थान है, जगह है संदेश खाली। वहाँ आप देखते हैं कि टीएमसी के नेता पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न, उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगा था ना, तो उसी की बात हो रही है। एक बार पश्चिम बंगाल को देख लीजिए आप लोग। देखिए कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं। आनंद सीबी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल, ये भी याद रखिएगा। और सीबीआई की अगर बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1963 में। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा।
पीएमएलए कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त करने को सही ठहराया। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा कांग्रेस के संरक्षण वाले नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों की लगभग 752 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त करने के को सही माना है। केंद्रीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड और यंग इंडियन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इन कंपनियों को कुर्क किया था और नेशनल हेराल्ड एजेएल द्वारा विकसित किया जाता है और इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के बड़े शेयर धारक हैं। जेएनयू विश्व के 20 विश्वविद्यालयों में शामिल, आप देखते हैं आईआईएम अहमदाबाद विश्व के 25 प्रबंधन संस्थाओं में शामिल है। क्यूएस यूनिवर्सिटी आप देखते हैं कि रैंकिंग में भारत के 69 संस्थानों को बनाई है जगह। तो उच्च शिक्षा विश्लेषण संबंधी कंपनी क्वाकोरिली ट्राइमंड्स क्यूएस लंदन में बुधवार को आप देखिए 2024 के लिए विश्व के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई ना, तो उसी की बात हो रही है इसमें। और विकास अध्ययन श्रेणी में यह विश्वविद्यालय आप देखते हैं कि जेएनयू 20वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क संकेतक में 16% वृद्धि की बात हो रही है। विषय के आधार पर इस वर्ष की क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क समय संकेतक में 16% की वृद्धि हुई है, जो मात्रा और विविधता या फिर अनुसंधान साझेदारी का आकलन करता है। हालांकि एच इंडेक्स में 5% की कमी आई है, जो अनुसंधान उत्पादक और उसके प्रभाव के बीच संतुलन का आकलन करता है इसमें। चलिए अच्छी बात है। अब आप देखिए नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, तो चंद घंटा ये वास्तविक नवरात्रि के तीसरे दिन देवी की तृतीय स्वरूप चंद घंटा की आराधना की जाती है और देवी के घंटे के कंपन के समान मन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित कर भक्तों के भाग्य को समृद्ध करती है। अब आप देखते हैं कि ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अगले सत्र से हिंदू बौद्ध जैन अध्ययन केंद्र की शुरुआत की बात हो रही है, उस पर मुहर लगी है ना। दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 विषय की यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल हुए, आप देखेंगे। और उसमें विधि, इंजीनियरिंग, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और संचार और मीडिया अध्ययन को चुना गया इसमें। देखिए राजनीति की खबरों में एक बात आप लोगों को याद रखना है, एक तो चुनाव आयोग के बारे में आपको याद रखना है और जो चुनाव होता है उसके बारे में याद रखा करिएगा। तो अभी लोकसभा के चुनाव है, 5 साल में आप देखते हैं कि एक बार चुनाव होते हैं और 543 सीटें हैं टोटल कितनी 543 सीटें आपको देखने को मिलेंगी लोकसभा में। और इनका चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप लोग लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसकी चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में आपका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 10 महीने ही चल पाई थी एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चे की सरकार। और फिर आप देखते हैं कि 1997 में देवगौड़ा सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने हाथ खींचा लिया था। इसके बाद देवगौड़ा को त्यागपत्र देना पड़ा था। ये फडणवीस और नाथ रेणु ने हार के बाद खाई थी चौथी कसम। ये अमर कथा शिल्पी फडणवीस और नाथ रेणु के उपन्यास मारे गए गुलफाम के किरदार हीरामन ने 3 कसम खाई थी। चुनाव अनुभव
अनुभव ने रेणु को असल जिंदगी में कसम खाने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने इसे चौथी कसम करार दिया था। उनके पुत्र डीपी राय बताते हैं कि 1972 में बिहार में अररिया जिले में फारबिसगंज में विधानसभा चुनाव में कड़वे अनुभव को उनके पिता काफी आहत हुए थे, जिन पर काफी भरोसा था वह भी दगा दे गए थे। और देखिए, चुनाव है, राजनीति है, यहाँ तो दगा की ही सब कुछ चलता है। सब राजनीति की खबरें भरी पड़ी हुई हैं। आपने देखा, हमारे देश की राजनीति के मुद्दे शिक्षा नहीं बन रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं बन रहा है, रोजगार की बातें नहीं हो रही हैं। सबसे ज्यादा आप देखते हैं कि इसने मछली खाई, उसने मस्जिद की बात की, उसने मंदिर की बात की, वो हिंदू मुस्लिम जाति पाति, इस तरह के मामले रहेंगे तो देश के लिए अच्छे तो नहीं रहते हैं। नारी शक्ति से नारी शक्ति ने तोड़ा रेलवे की ठेकेदारी में पुरुषों का वर्चस्व। पति की मौत के बाद सिविल और मैकेनिकल दोनों क्षेत्र में उतरी मंजू, स्टाफ में 70% तक महिलाएं। तो आप समझ सकते हैं आप कि हर क्षेत्र में आप देखते हैं कि महिलाएं बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। अब किसी क्षेत्र में कमजोर नहीं है। अब बंगाल में जीटीए शिक्षा भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच के निर्देश की बात हो रही है। ये आप देखेंगे, सुतूर मठ में अब यांत्रिक हाथी शिव की होगी पूजा। दक्षिण की अभिनेत्री इदित्रा ने रे ने और अभिनेता दिग्गज ए मंचले ने बुधवार को कर्नाटक के मैसूर के श्री सुतूर आप देखते हैं कि मठ में अनुष्ठान के लिए विशाल यांत्रिक हाथी शिव को भेंट किया है। चलिए, अच्छी बात है। सीबीआई जांच के निर्देश के लोकपाल के आदेश को चुनौती। आदेश पारित कराने करने से पहले नोटिस जारी कर पक्ष रखने का मौका नहीं देने को लोकपाल पर लगाया आरोप। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की 6 महीने में जांच करने का दिया गया निर्देश। और देखिए, जमीन घोटाले में हेमंत के साथ चार्ट सीटेड हेलेरियस की मौत हो चुकी है। एक बात और आपको बता दूं, ये झारखंड में चल रहा है, आप देखेंगे। और लोकपाल आपने देखा होगा कि अन्ना आंदोलन भी चला और कहते थे कि लोकपाल आएगा तो लागू होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार। लेकिन आप देखते हैं कि आज भी नियुक्ति हो चुकी है, लोकपाल की बन चुका है, भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों दिखाई देता है। तो इसमें बहुत सभी को आप देखते हैं कि लगभग शामिल होना होगा, तब भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अब आप देखेंगे कि 75,000 की ऐतिहासिक स्तर के पार बंद हुआ सेंसेक्स। दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों, ऊर्जा तथा धातु शेयरों में बढ़त ने से निफ्टी भी सर्वकालिक स्तर पर पहुंचा है। फिच ने चीन की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। और न्यूयॉर्क एनआई वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने सार्वजनिक ऋण और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि पर चिंताओं का हवाला देते हुए बुधवार को चीन की क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को स्थिर से नकारात्मक कर दिया है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने इस महीने भारत आ सकते हैं मस्क। इलेक्ट्रॉनिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला की बात हो रही, एलन मस्क साहब की। 25,000 रुपये महंगी हुई मारुति स्विफ्ट। मार्च में म्यूचुअल फंड में आप देखिए 22,633 करोड़ का निवेश हुआ है। एनएसई ने डीप फेक वीडियो पर निवेशकों को आप देखिए सचेत किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। और आप लोगों को मालूम है, देखिए डीप फेक में क्या रहता है कि शक्ल किसी और की होती है, शरीर किसी और का होता है, आवाज़ किसी और की होती है, शरीर किसी और का होता है।
गन्ना किसानों को 78,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बात हो रही है। ग्रीन और ऑर्गेनिक नाम पर भ्रामक विचार पड़ सकता है भारी। जीएसटी तर्क संगत बनाने का एजेंडा हो रहा है तैयार। पिछले साल एप्पल ने भारत में $14 अरब के आईफोन बेचे हैं एक तरह से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी से भारत को फायदा हो रहा है। वो तो इस साल वैश्विक व्यापार में होगा सुधार, ये WTO कह रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इस तरह के संगठनों के बारे में भी याद रखा करिएगा। इसकी स्थापना आप देखेंगे 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। IIT मद्रास ने स्थानीय भाषा में शुरू किया पाठ्यक्रम, अच्छी बात है। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। भारत चीन सीमा पर शांति बहाल होने की उम्मीद है, मोदी जी कह रहे हैं हमारे। और देखिए चीन देखना हो तो ये चीन है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के से अलग होकर बना ना, लद्दाख की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। अगर आपको भविष्य देखना है तो भारत आए। अमेरिका और भारत की साझेदारी नई ऊंचाइयों पर है, ये आप देखिए सुलीवन कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों पर भारत ने हासिल जीत की है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगी, ये भी याद रखिएगा। और भारत की जगजीत फावड़िया को आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने मंगलवार को 17 सहायक निकायों के पदों को भरने के लिए चुनाव कराया है ना। और भारत को 2025 और से 29 के लिए महिलाओं की स्थिति पर आयोग, 2025 से 27 के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जनसंख्या कोष और लैंगिक समानता और विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी बोर्ड और आप देखते हैं तथा परियोजना सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में विभिन्न पदों के लिए चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को कायम रखते हुए इन निकायों के भीतर सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल होने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। भारत छोटे देशों में डिफेंस अटैची नियुक्त करने की तैयारी में है। जैन आचार्य मुनि आप देखते हैं कि लोकेश मुनि अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति के केंद्र के संस्थापक हैं जैन आचार्य मुनि। उन्हें गोल्डन शील्ड प्रमाण पत्र और राष्ट्रपति बाइडेन के हस्ताक्षर वाले प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं, अच्छी बात है। रूस ने जपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर फिर यूक्रेनी हमले का लगाया आरोप। अब आप देखिए एक खेल का क्षेत्र है, IPL आपका चल रहा है तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे। नीरज चोपड़ा फिनलैंड में पावो नुर्मी खेल में लेंगे, आप देखते हैं भाग, भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना। ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड स्वर्ण पर मिलेंगे 41.7 लाख। सिंधु जीती, सैन श्रीकांत हारे। अनुभवी भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने मुश्किल परिस्थितियों से पार पाकर बुधवार को यहाँ बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचने में सफल रही है। बोपन्ना एबडेन की जोड़ी हारी। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन बुधवार को यहाँ मोटे कार्लो मास्टर्स में पुरुष डबल्स के अंतिम 16 दौर में मैच में क्रोएशिया के मैट पाविक और अल सल्वाडोर के मार्सेलो एरेवलो से हार गए ना। आवासों को हराकर भारत के गोकेश को मिली संयुक्त बढ़त, आप देखिए ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। रियल मैड्रिड और सिटी के बीच 3-3 पर आर्सेनल और वायर्न के बीच 2-2 से डरा हुआ 180 मिनट 10 गोल पर बढ़त किसी को नहीं है। 9 वर्ष की अर्सिया ने 75 किलोग्राम का भार उठाया। गजब। चुनाव में AI सच और झूठ का दंगल। AI यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है और आप देखते हैं कि काफ़ी चिंता भी जताई जा रही
कि चुनाव में इसका दुरुपयोग ना हो, साक्ष्य और तथ्यों में घालमेल, भ्रामक संदेश, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव खतरा, डीप फेक, ये सहज होती तकनीक, बचाव के लिए बात करें तो प्रतिक्रिया में सुधार, सख्त दिशा निर्देश होना चाहिए, एल्गोरिदम कंटेंट फिल्टर की बात होनी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। ये आप देखिए रामनवमी का पर विज्ञान संघ सूर्य की किरणें करेंगी भगवान का तिलक, आप देखेंगे। एक पाइप और ऑटो मैकेनिकल सिस्टम से गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा तक पहुंचेंगी सूर्य की किरण। अब आप देखेंगे यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पॉइंट मिल जाते हैं। रेडियो पर खेलों की पहली लाइव कमेंट्री का प्रसारण किया गया 1921 में। आज ही के दिन पहली बार अमेरिका में रेडियो पर खेलों की लाइव कमेंट्री का प्रसारण किया गया था। ये एक बॉक्सिंग मैच था और इसकी कमेंट्री पीट्सबर्ग के एक अखबार के रिपोर्टर फ्लोरेंट गिब्सन ने की थी और गिब्सन को पहला खेल कमेंटेटर भी माना जाता है। और श्रम अधिकारों के लिए बना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 में। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली वर्साय संधि के हिस्से के रूप में की गई थी और 1946 में ILO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई है। इसका उद्देश्य श्रम अधिकारों को बढ़ावा देना है। ज्योतिराव फुले ने खोला था महिलाओं के लिए पहला स्कूल। महान समाज सुधारक ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 1827 में आज ही महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। थॉमस पेन की प्रसिद्ध पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से प्रेरित होकर समाज सेवा का संकल्प लिया। 1873 में वंचित वर्ग और महिलाओं के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 1848 में पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पुणे में महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल शुरू किया। और गुलामगिरी आप देखते हैं और सार्वजनिक सत्य, धर्म सहित सामाजिक सुधार पर कई किताबें भी इन्होंने लिखी थी। हेपेटाइटिस मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। WHO की रिपोर्ट, भारत में 3.5 करोड़ लोग इस संक्रमण के शिकार हैं और 2022 में 2.98 करोड़ हेपेटाइटिस बी और 55 लाख हेपेटाइटिस सी से थी पीड़ित। और आप देखिए 2030 तक महामारी पर नियंत्रण के प्रयास भी करने की बात हो रही है। और WHO चाहिए, अगर WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और आप देखते हैं इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। एफिल टावर पर चढ़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, फ्रांसीसी एथलीट अनोक गर्नियर ने पेरिस में विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर पर रस्सी की मदद से चढ़कर नया विश्व कीर्तिमान बनाया है। और आप देखते हैं अनोक ने जमीन से टावर की दूसरी मंजिल तक की 110 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पूरी की है और इसके साथ ही उनका नाम विश्व रिकॉर्ड में कायम हो चुका है। अच्छी बात है। शोध में दावा, मोटापे से लड़ने में शाम का व्यायाम अधिक लाभकारी है। तो व्यायाम, योगा, ये आप लोग चलते फिरते रहा करिएगा। कुत्ते अच्छे तरीके से बनाते हैं ज्ञात शब्दों की मानसिक छवियां। पानी में उत्तर डूबते सख्त का रेस्क्यू करेगा कैमरा, ये भी आप देखते हैं। तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होंगे 124 वर्षीय मार्सिलिनो। कहाँ के हैं? लीमा की, पेरू की बात हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना हो तो छोड़ सकते हैं आप लोग। अब आप देखिए ये संपादकीय पार्ट है और हम लोग संपादकीय पार्ट को क्लास के अंतर में डिस्कस किया करेंगे। तो न्यूज अगर किसी को अकेले देखना हुआ करे तो वो न्यूज देख सकते हैं और ये आप उसी, अगर आप देखते हैं कि आर्टिकल्स देखना है, एडिटोरियल देखना है तो वो एडिटोरियल देख सकता है लास्ट में। और देखिए मैं हमेशा कह रहा हूँ कि आपके संपादकीय पर प्रीलिम्स में, आपको मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, आप देखिए मुख्य परीक्षा में जब आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं तो उसके लिए पॉइंट बनते हैं, आपकी एक सोच बनती है यहाँ से, तो जरूर पढ़ा करिएगा। माफिया तत्वों से निपटने का तरीका, तो ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की खासकर बात हो रही है आजकल। तो करीब 3 दशक से ऊपर प्रदेश में माफिया
सुर्खियों में रहते थे उत्तर प्रदेश में। और योगी आदित्यनाथ के 2017 में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद माफियाओं के विरुद्ध एक सुनियोजित अभियान चलाया गया। अब अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए, उन्हें अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए काम करना है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने दिख रहे हैं। कुख्यात माफिया ठिकाने लगाए जा चुके हैं, उनका आर्थिक साम्राज्य ढह चुका है, वे खुद या तो जेल में हैं या फिर मारे गए। और आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। माफिया की समस्या विश्वव्यापी रही है और सबसे पहले इसका उल्लेख हम 19वीं शताब्दी में इटली के सिसिली प्रांत में मिलता है। वहाँ उन दिनों डकैतों के गिरोह जमींदारों की जमीन कब्जा लेते थे और उनसे बचने के लिए जमींदारों ने ग्रामीणों को संगठित कर उन्हें हथियार दी। कालांतर में ये लोग अपराध की ओर मुड़ गए और एक समय अमेरिका में भी नशाबंदी के बाद आपराधिक तत्वों को बल मिला और अल कैम्पोन जैसे माफिया डॉन शिकागो में खड़े हो गए। कैम्पोन के बारे में कहा जाता है कि अधिकारियों के साथ उनकी साठगांठ थी। इसी तरह जापान में याकुजा गिरोह होते थे जिनके सदस्य नशीले पदार्थों के व्यापार और वेश्यावृत्ति में लिप्त थे और चीन में उन्हें ट्रायड के नाम से जाना जाता था। दुनिया भर में आप देखिए तमाम उदाहरण है। भारत में माफिया गिरोह ने सबसे पहले मुंबई में अपनी जड़ें जमाई थी। इसके बाद इसमें पहला नाम हाजी मस्तान का जुड़ा है। बाद में आप देखिए वरदराजन मुदलियार कुख्यात हुआ और करीम लाला ने भी अपनी दहशत फैलाई। दाऊद इब्राहिम का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क था। एक वक्त अपराध जगत में उसका वर्चस्व रहा। वह पाकिस्तान के इशारे पर भारत विरोधी कार्यों में भी लिप्त पाया गया। महाराष्ट्र के अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी माफिया ने अपनी पैठ बनाई। उत्तर प्रदेश में माफिया की जड़ें पिछली सदी के 90 दशक में जमना शुरू हुई, लेकिन 1991 में भाजपा सरकार बनने के बाद उस पर सख्त प्रहार किया। पुलिस महानिदेशक कार्यालय से विस्तृत निर्देश भेजे गए, गिरोह को सूचीबद्ध किया गया, उसकी आपराधिक कुंडली तैयार करने पर कार्रवाई हुई और उस समय अपराध जगत में पैर जमा रहा मुख्तार अंसारी तब घर छोड़कर भूमिगत हो गया था और उसके घर की कुर्की कर दी गई थी। डीपी यादव पुलिस के डर से एक जिले से दूसरे जिले भाग रहे थे। बाद में उन्हें यही ठीक लगा कि आत्मसमर्पण करके जेल जाए ताकि जान को कोई खतरा ना हो। 1993 में सरकार बदली और उसके बाद 20 साल से कुछ अधिक समय का ऐसा रहा जब सपा या बसपा की सरकार रही और इन सरकारों के दौरान माफिया गिरोह खूब फले फूले, उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला और उन दिनों आप देखिए राजनीति और अपराध के बीच की रेखा मिट गई। कौन अपराधी कब विधायक और सांसद या मंत्री बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसी दौरान हरिशंकर तिवारी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, धनंजय सिंह मिश्रा, विजय मिश्रा, अमरमणि त्रिपाठी, रमाकांत, उमाकांत यादव इत्यादि विशेष चर्चा में रहे। मुख्तार अंसारी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रहा, चाहे रेलवे का ठेका हो या बालू या फिर शराब का, सब मुख्तार अंसारी और आप देखिए उसके गुर्गे झटक लेते थे और किसी अन्य की बोली लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। यदि उसकी लगाई तो उसका अंजाम बुरा होता था। मुख्तार 5 बार विधायक चुना गया, 3 बार तो जेल के अंदर रहते हुए चुना लड़ा। बिहार, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में भी मुख्तार का दबदबा था। उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने एक बार पुख्ता आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए तो उल्टे उन्हें ही प्रताड़ित किया गया और वह इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। अधिकारियों पर धौंस जमाना मुख्तार अंसारी के लिए साधारण बात थी। सब जानते थे कि उसकी पहुंच मुख्यमंत्री तक है, इसलिए अधिकारी भी उससे पंगा नहीं लेते थे। इस पर हैरानी नहीं कि उसकी मौत पर कुछ नेताओं ने उसे मसीहा बताया। और आप देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद परिदृश्य तेजी से बदला। वह माफिया तत्वों को उसी नज़र से देखते थे जैसे पुराणों में देवता राक्षसों को, और शास्त्रों में आप देखिए राक्षसों का उन्मूलन पवित्र कार्य माना गया। योगी राज में पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, माफियाओं के विरुद्ध आप देखिए अवन चलाया, सकारात्मक परिणाम आने लगे। योगी शासन में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 71,476 अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत 897 अपराधियों को निरुद्ध किया गया। माफिया के 68 गिरोह को चिन्हित करने के पश्चात उनके 1197 सदस्यों के विरुद्ध अलग अलग धाराओं में कार्रवाई हो पाई। मुख्तार अंसारी के विरुद्ध करीब आप देखिए 65 मुकदमे थे, इनमें से 8 में उसे सजा दिलाई गई। वाराणसी के एक मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा हुई और उसने गिरोह की 608 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त कर ली गई या ध्वस्त कर दी गई। 215 करोड़ रुपए के नाजायज ठेके बंद कर दिए गए। एक ओर उस पर कानूनी शिकंजा कसता गया और दूसरी ओर उसका आर्थिक साम्राज्य भी ध्वस्त होता गया। उपचार के दौरान आप देखिए कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत के बाद आरोप लगाया कि उसे जहर दिया गया। राजनीतिक कारणों से ऐसे आरोप उछाले जा रहे हैं
फिर भी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए माफिया राज का अंत हो चुका है, अंतसा हो चुका है। जिस तरह कुख्यात अपराधियों पर प्रहार किया गया, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई, वह दूसरे प्रदेशों के लिए एक उदाहरण है। कुछ महीने पहले जब मैं पंजाब गया था तो वहाँ एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि पंजाब को आज योगी आदित्यनाथ की जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। इस तरह के विचार कई अन्य प्रदेशों के लोगों ने से भी सुनते मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन न्यू का नाम आपराधिक तत्वों के विरुद्ध सख्ती कार्रवाई के लिए जाना जाता है, पर हमें याद रखना चाहिए पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सिंगापुर से करीब 300 गुना अधिक और आबादी करीब 40 गुना ज़्यादा है। एक शहर जैसे देश में शांति स्थापित करने और एक बड़े प्रदेश में अपराधियों का दमन करने में बहुत फर्क है। लेखक उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक रहे प्रकाश सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। इन्हें स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। तो ये उनके विचार हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। नए समाज का निर्माण करने वाले चुनाव, तो आप देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र कई अर्थों में विशिष्ट है और आप देखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र की नींव और आदर्श का स्रोत भारत का राष्ट्रीय आंदोलन है। भारत को राजनीतिक आज़ादी किसी विशेष क्रांति से नहीं, अपितु नैतिक और राजनीतिक और विचारधारात्मक तीनों स्तर पर लंबे जन संघर्ष से प्राप्त हुई है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक के साथ सामाजिक मुद्दे भी शामिल थे। समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण भागीदारी दिलाना राष्ट्रीय आंदोलन का स्वप्न था। और जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद से ना तो एकता और ना ही प्रजातंत्र ने आकार लिया। भारत की उन्नति में मुख्य बाधा औपनिवेशिक ढांचा था जो ब्रिटिश सरकार ने हम पर लादा। हाल ही के वर्षों में आप देखिए भारतीय समाज कई प्रकार की अनिश्चितताएं और हीन भावना से मुक्त हुआ। देश औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़कर भारतीय मूल के आधार पर नए समाज के सपने को पूर्ण करने की और आगे बढ़ रहा है। भारत में सामाजिक मुद्दों पर आप देखते हैं कि नया विमर्श स्थापित किया जा रहा है। इस संदर्भ में आप देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव निर्णायक है। इस चुनाव का परिणाम भारत में नई सामाजिक शक्तियों और भारतीयता के मूल्य को और बढ़ाने में निर्णायक होगा। और विदेशी आक्रमणों ने भारतीय समाज के मूल आत्मा, धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। भारतीय ज्ञान और उसकी उपादेयता को नष्ट करके भारतीय चिंतन धारा को अवरुद्ध किया। सहिष्णुता और वैज्ञानिक चेतना से युक्त धार्मिक सामाजिक व्यवस्था भारतीय समाज की सदियों से विशेषता रही। विदेशी आक्रमण के कारण भारतीय जीवन पद्धति दीर्घभ्रमित हो और दिशाहीन हो गई। औपनिवेशिक शासन ने अपनी शिक्षा नीति के माध्यम से भारतीयों में हीन भावना का विकास किया और जिससे आप देखते हैं कि भारतीय अंग्रेजी शासन को सहज रूप से स्वीकार कर सके। और बीते कुछ वर्षों में राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रेरित निर्णयों के कारण भारतीय समाज पुनः अपनी मूल चिंतन धारा की ओर वापस लौट रहा है। एक प्रगतिशील राष्ट्र अपने गौरवशाली अतीत और आप देखिए श्रेष्ठ परंपराओं के आधार पर ही आगे बढ़ सकता है। हमें इसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि मातृभाषा और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को प्रोत्साहित दिया जा रहा है और विश्वविद्यालयों में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान के अध्ययन के लिए शोध पीठ स्थापित किए जा रहे हैं और वैदिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में स्थापित करने के लिए आग्रही दिख रहा है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच सह अस्तित्व और राष्ट्र निर्माण के लिए भूमिका प्रदान करने में काशी तमिल संगमम जैसी आयोजन में ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब की 4 अमृत स्तंभों पर टिका है और यह 4 उनके लिए सबसे बड़ी जातियां हैं जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। ये चारों जातियां अब जब सशक्त होंगी तभी स्वाभाविक रूप से देश का प्रत्येक नागरिक और अंततः देश सशक्त होगा। और प्रधानमंत्री का यह विचार न सिर्फ सशक्त भारत की नींव रखने में सक्षम है अपितु राजनीति में जातियों के प्रभाव को समाप्त करने और एक नया विमर्श स्थापित करने में भी प्रभावी है। आज जातियों को नए संदर्भ में परिभाषित किया जाना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को सार्थक बनाने के लिए निरंतर सशक्त किया जाना चाहिए। आधुनिक संदर्भ में ये चारों जातियां भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। युवा, महिला, किसान और गरीब को सशक्त बनाने का प्रयास न सिर्फ लोकतांत्रिक उद्देश्यों को पूर्ण करेगा अपितु जाति घृणा और कटुता को समाप्त करके आदर्श लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करेगा। ऐसे निरंतर सार्थक प्रयत्नों से लोकतंत्र में जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की भूमिका कमजोर हो जाएगी
जातीय संगठन कमजोर हो जाएंगे और राजनीति में उनकी भूमिका निष्प्रभावी हो जाएगी। ऐसा होना समय की मांग है और उसे पूरा करने का दायित्व आम लोगों का भी है। अमृतकाल में भारतीय समाज में नई प्रवृत्ति देखी जा रही है। भारतीय समाज आत्मविश्वास के साथ आप देखिए औपनिवेशिक विरासत को पीछे छोड़ते हुए भारतीय मूल्यों पर आधारित सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर नए समाज का निर्माण कर रहा है। और जहाँ धार्मिक पुनर्जागरण में समाज में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का विकास किया है, वहीं आप देखिए नई शिक्षा नीति ने भारतीयता पर आधारित जीवन दर्शन और दृष्टिकोण का विकास किया है। महिलाओं को नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं और जिससे उद्यमिता का विकास हुआ और उन्हें एक नई सामाजिक पहचान प्राप्त हुई। और अपने देश में आज़ादी के बाद से ही राजनीति में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जिसने लोकतंत्र के उद्देश्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर दिया। और कुछ प्रभावशाली जातियों ने राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए नए सामाजिक समीकरणों को जन्म दिया। आज लोकतंत्र में जाति की भूमिका को लेकर नए सकारात्मक विमर्श स्थापित किए जा रहे हैं जो लोकतंत्र के वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। 2024 का लोकसभा चुनाव केवल राजनीतिक मुद्दों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु भारतीय समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों के लिए उल्लेखनीय है। और आशा की जाती है कि मतदाताओं के विवेक के चलते चुनाव परिणाम सकारात्मक परिवर्तनों की दिशा को न सिर्फ प्रभावित करेंगे अपितु राजनीतिक सत्ता के मनोबल को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में प्राध्यापक हैं। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया डॉक्टर सुशील पांडे के द्वारा। नवरात्र साधना का संदेश। तो जीवन में कठिनाइयों के अंधकार से भी सामना करने की नौबत आ सकती है, प्रबल साधना के जरिए उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। बंगाल सरकार की साख। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की ओर से जमीन कब्जाने में महिलाओं की यौन उत्पीड़न के आरोप को की सीबीआई जांच के आदेश देकर बंगाल सरकार के साथ साथ एक तरह से वहां की पुलिस की साख पर भी चोट की है। यह आदेश यही बताता है कि ना तो बंगाल सरकार पर भरोसा किया जा सकता है, ना ही उसकी पुलिस पर। गत दिवस की कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। और ऐसा कोई आदेश इसलिए आवश्यक था क्योंकि बीते दिनों जब एक बम धमाके के आरोपित को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम पर हमला किया गया, तो बंगाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एनआईए के अधिकारियों के विरुद्ध ही एफआईआर दर्ज कर दी। और आखिर से पुलिस के खुले दुरुपयोग के अलावा और क्या कहा जा सकता है। यह ध्यान रहे कि उक्त बम धमाके में तृणमूल के नेता समेत 3 लोग मारे गए थे। और ममता बनर्जी का आरोप है कि आप देखें, आरोप है कि एनआईए की टीम पुलिस को सूचना दिए बिना बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने चली गई। एक तो इस आरोप की पुष्टि नहीं हुई और यदि एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, तो क्या वह एनआईए की टीम पर हमला करने वालों के पक्ष में खड़ी हो रही जाएंगी। उन्होंने ऐसा ही रवैया तब अपनाया जब करीब 3 महीने पहले संदेश खाली के निकट प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के गुर्गों ने हमला किया था। यह टीम सैकड़ों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में उनसे पूछताछ करने गई थी, जहां बंगाल पुलिस 55 दिनों के तक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी करने में जहमत नहीं उठाई थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने इस फरार नेता को निलंबित करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। और जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई तब शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस के इसी रवैये को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। अब आप देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके पहले भी बंगाल के घोटाले और हिंसा के कई मामलों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे चुका है। ऐसे कुछ आदेशों के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, लेकिन वहां उसे नाकामी ही मिली है। ममता सरकार लाख यह शिकायत करे कि केंद्रीय एजेंसियां घोटाले एवं हिंसा के मामलों की जांच के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तंग कर रही है, लेकिन आखिर वह इससे मुहिम कैसे मोड़ सकती है कि अधिकतर मामलों की जांच या उच्च या फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही या बंगाल में कानून के शासन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो इसके लिए ममता सरकार किसी अन्य को दोषी नहीं दे सकती है। अच्छी पहल। जिस तरह बिहार में साइबर गिरोह की सक्रियता और गैर कटर से एटीएम काट कर रुपये चुराने की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की फैसले उचित ही हैं। सुरक्षा व्यवस्था ढीला होने का ही नतीजा है कि राज्य में आए दिन एटीएम काट कर रुपये चोरी करने की घटनाएं सामने आती हैं। अभी पिछले ही दिनों दरभंगा में एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास किया जा रहा था, हालांकि चोरों को इसमें सफलता नहीं मिली। इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाएं विभिन्न जगहों पर हो चुकी हैं। साइबर फ्रॉड के मामले तो प्रायः हर दिन दर्ज होते हैं। पुलिस ने कुछ मामले में गिरफ्तारियां भी की हैं। एक दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में साइबर गैंग के 11 साथी
पकड़े गए। पता चला कि इस गिरोह का जाल कई जिलों में फैला हुआ था। ऐसे ही गिरोह पर सख्ती और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए अब एटीएम की भी ई निगरानी व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। बैंकों की शाखाओं और एटीएम में अतिरिक्त सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। अब बैंकों को चाहिए कि वे इसकी कार्य योजना तैयार करें, स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ सुरक्षा के मसले पर विचार विमर्श करें और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बैंकों व एटीएम की सुरक्षा को और पुख्ता करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर एटीएम की सुरक्षा के लिए गार्ड की तैनाती रहती ही नहीं है। बैंकों को एक दो गार्ड के भरोसे छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर लूट की घटनाएं ऐसी ही बैंकों में अधिक होती है। साथ ही जिस समय बैंक में भीड़ कम होती है उसी समय लुटेरे धमकते हैं, इसलिए ऐसे समय पुलिस की तैनाती जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी इलाकों में भी बैंकों के आसपास सारे लेबास में ही पुलिस गश्ती करें। एटीएम में रुपए पहुंचाने वाली वैन को भी सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। पीरियड पर संवाद की आवश्यकता है। ये आप देखिए, पिछले दिनों मुंबई में एक 14 वर्षीय मासूम ने अपने पहले पीरियड मासिक धर्म के दर्द से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वह मासिक धर्म के दौरान असहनीय पीड़ा होने की वजह से काफी तनाव में थी। ऐसे इसे जानकारी का अभाव ही कहा जाएगा कि उस बच्ची को 14 साल का होने तक यह पता नहीं था कि कि मासिक धर्म क्या होता है। इस घटना ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अभी भी कई घरों में महिलाएं बच्चियों को मासिक धर्म के बारे में पहले से जानकारी नहीं देती, ना ही उन्हें इस दौरान कोई होने वाले दर्द को झेलने के लिए तैयार करती हैं। अधिकतर लड़कियों को इसकी जानकारी पहला मासिक धर्म आने के बाद ही मिलती है। महिलाओं को मासिक धर्म होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस दौरान उनके शरीर में बहुत से हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसके कारण उन्हें असहनीय दर्द से गुजरना पड़ता है। इन दिनों वे अपने कार्य को सामान्य दिनों की भांति कर पाने में अक्षम होती हैं। मासिक धर्म शुरू होने का अर्थ है कि महिला मां बनने के लिए जैविक रूप से तैयार है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पीरियड के दौरान महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में रहने वाली महिलाएं अभी भी इस मुहिम से अछूत हैं। लड़कियों को 11 से 14 वर्ष के बीच मासिक धर्म शुरू हो जाता है। इसकी जानकारी ठीक से ना देने के कारण उन्हें कई कष्टों से गुजरना पड़ता है। पहली बार मासिक धर्म होने के दौरान वे किसी से भी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। वे अक्सर सोचती हैं कि उन्हें ऐसा क्यों हो रहा है। मासिक धर्म को लेकर समाज को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों और पूरे परिवार को सजग होने की आवश्यकता है। परिजनों को अपनी बच्चियों को मासिक धर्म आने से पहले ही यानी 9 साल की उम्र से ही इसके बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। उन्हें बच्चियों को इस बात को समझाना चाहिए कि यह प्रत्येक माह होने वाली सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और जिससे हर महिला को गुजरना होता है। अगर बच्ची इस बारे में अभिभावक से कुछ कहती है तो उसे नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर के परामर्श के बाद बच्ची को दवाई भी दे सकते हैं। माता पिता के अलावा स्कूल में भी जीवन की ये बेहद जरूरी और बुनियादी बातें बच्चों को सिखाने की जरूरत है। साथ ही समाज का भी यह कर्तव्य है कि वह लड़कियों को इसके बारे में जागरूक करे और ताकि फिर किसी बच्ची को पीरियड के शर्म और डर की वजह से आत्महत्या के लिए मजबूर ना होना पड़े। और देखिए, इस तरह के टॉपिक पर आप देखते हैं कि खुलकर बातें होना चाहिए स्कूलों में और परिवार के माहौल में, क्योंकि बहुत सारी आप देखिए दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जागरूकता का अभाव देखा जाता है। ये आप देखिए टिप्पणियां हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अब लोकसभा चुनाव की बात हो रही तो दक्षिण को साधने में जुटी भाजपा। अब तक विभिन्न सर्वेक्षण के अनुसार दक्षिण के राज्यों में भाजपा की सीटों से अधिक उसका मत प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि भाजपा वहां जमीनी स्तर पर मजबूत हो रही है। भाजपा ने दक्षिण में समुदाय आधारित राजनीति को निस्तेज करने में सफलता पाई है। साथ ही ऐसे अनेक कारक इस बार दिख रहे हैं जिसके का आधार पर कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में भाजपा की पैठ बढ़ सकती है। महिला उम्मीदवारों की नहीं बड़ी संख्या, चलिए तो देख सकते हैं आप लोग, राजनीति की बातें हो रही हैं। खरी न्यूज चैनलों के चतुरानंद की चतुराई, चलिए छोड़िए। बिना लड़ाई की खजुराहो में चित हो गया विपक्ष। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया ना, मीरा यादव का। प्रदेश की राजनीतिक दिन रात, चलिए हिमाचल प्रदेश की बातें हो रही हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से मेहनत करिए, ईमानदारी से तैयारी करिए, अपने आप की को 100% दीजिए। एक तरह से तैयारी में झोंक दीजिए अपने आप को उस काम में, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी।